Hello, good evening, everybody. So we are doing दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट. ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है. सो वी आर डिस्कसिंग पेपर 2024. हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. इन द फर्स्ट पेपर वी आर गोइंग लिटिल स्लो, ताकि जो हमारा पूरा पैटर्न हमें डिकोड करना है यूपीएससी का, वो हम एक बार डिकोड करेंगे पहले 2-3 पेपर्स में, फिर तो वो पैटर्न दोबारा रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो पहले 1-2 पेपर में हमें वक्त लगेगा, पर दिस एक्सरसाइज इज वेरी फ्रूटफुल. अगर आपको वो अपना एल्गोरिदम बनाना है या वैसा माइंडसेट बनाना है कि पेपर में यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है और मेरे को स्टेटमेंट्स कैसे देखनी है. इन द लास्ट लेक्चर आई गेव यू द एक्सरसाइज कि आप घर पे जाके को काम करें कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सही वाली स्टेटमेंट्स हैं पेपर में, और यही पेपर निकालिए जो ऑफिशियल पेपर्स हैं, उनको जो सही स्टेटमेंट उसको ग्रीन से हाईलाइट कर लें और जो इनकरेक्ट है उसको रेड से कर लें. एंड देन ट्राई टू रीड दोज रेड जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स हैं जो गलत की हैं यूपीएससी ने, वो किस तरीके से की हैं. और वही हम पैटर्न डिकोड भी कर रहे हैं, पर जो रेड होंगे आपके पेपर में तो आपको पता होगा कि यहां पे यूपीएससी ने झूठ बोलने की कोशिश की है, एंड दैट लाइव वी हैव टू डिटेक्ट. तो आपको पेपर जो सॉल्व करना है उसका तरीका क्या है? इट्स लाइक अ डिटेक्शन. आपको करनी है, आप इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कहां कहां पे यूपीएससी ने झूठ बोला है. एंड आई टोल्ड यू वन मोर थिंग कि भाई यूपीएससी जो बोलता है वो झूठ बोल के सच के आसपास वाला झूठ बोलता है, ताकि वो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए. And that patterns we are decoding in this series, that is DUM series, decoding UPSC mindset. Now let's start with question number 51. हम आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं. फिर इसमें देखें 51 में क्या लिखा है. If the consider the following statements. Statement 1 is if the United States of America were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. मतलब अगर भाई यूएसए की गवर्नमेंट लोन अपना डेट है उस पर डिफॉल्ट कर जाती है, तो जो भी उसके होल्डर्स हैं यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के, उनके पास विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है. दूसरी है द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट. दो स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है. दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्या? सेकंड स्टेटमेंट इज द रीजन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. ये पूरी कहानी हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. अब यहां पे वर्ड क्या है भाई? आपको पता है ना, जो बॉन्ड्स होते हैं और शेयर्स होते हैं, अगर बॉन्ड जिसने इशू किए हैं उसका ही डिफॉल्ट हो गया, चाहे या तो गवर्नमेंट बताई है, मान लो हम कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, अगर किसी भी बॉडी ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर उसका डिफॉल्ट हो जाता है तो उस पर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि भाई उसको वो जो बॉन्ड के बदले में जो पैसा है वो वापस करना पड़े. तो बॉन्ड्स भी वेस्ट हो जाते हैं जिन्होंने वो बॉन्ड परचेज किए होते हैं. तो वही आइडिया यहां पे लिखा है, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स. तो ये लॉजिकल है ना. जब हम बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड शेयर्स. तो पहले पैसा किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को, फिर मिलता है बॉन्ड्स वालों को, और जब डिफॉल्ट कर जाए उनको भी नहीं मिलता है. बट अगर हम इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें तो इसमें यह भी डाउट आ सकता है, क्या होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स? भाई वो क्लेम एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, देना ना देना किस पे है? गवर्नमेंट पे है. तो उस सेंस में अगर पढ़ें तो क्या हो जाएगी ये कि वो क्लेम तो एक्सरसाइज कर ही सकते हैं अपना, मिले ना मिले वो गवर्नमेंट पे है. हमने जो पहले इसको इंटरप्रेट किया था वो कैसे किया था कि वो उनका अपना क्लेम नहीं कर सकते एक्सरसाइज की, मुझे दो ही दो. तो उस सेंस में एक तो इसका सेकंड इंटरप्रिटेशन है जो हमने देखा, एक इंटरप्रिटेशन ये है. अब भाई आप जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड दिस ऑप्शन. इसका 2 इंटरप्रिटेशन है. एक क्लेम क्या, वो मांगे गवर्नमेंट देना दे. एक क्लेम का मतलब क्या है कि वो उन पैसों को जो उन्होंने दिए हैं वो वापस नहीं मांग सकते. पर इस लाइन में जो भावना छिपी है, फिलॉसफी छिपी है, दैट इज कि जो उनका क्लेम था पैसों का वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते. तो इसका इंटरप्रिटेशन, बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? और यही इंटरप्रिटेशन है इसका. ये थोड़ा ना पूछ रहे हैं कि बॉन्ड के पैसे मांग सकते हैं नहीं मांग सकते, वो तो मांग ही सकते हैं. पूछ तो ये नहीं कि अगर वो पैसे मांगे क्या वो उस पैसों को ले सकते हैं कि नहीं है. यही तो डिबेट है ना. तो इसकी फिलॉसफी क्या है ऑप्शन की, वो हमारी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब जो ये इंटरप्रिटेशन हमने की है कि वो मांग ही नहीं सकते, दिस इज द इंटरप्रिटेशन. मांग मतलब पैसा नहीं वापस क्लेम कर सकते हैं. तो उस सेंस में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. ये मैंने आपको इसलिए तो बताई है 2 इंटरप्रिटेशन. जब पेपर सॉल्व करते हैं वहां पे दिमाग में आता है कि भाई पूछ तो सकते हैं देना ना देना गवर्नमेंट पे है, पर पूछा ये है कि क्या गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं कि नहीं उन बॉन्ड्स के बदले में. तो उस सेंस में इसको इंटरप्रेट करना है.
नॉट इन द अदर सेंस। आगे जाके और ऑप्शन आएंगे जिसमें दो इंटरप्रिटेशन निकल रही होंगी, पर आपको उसकी फिलॉसफी को पकड़ना है, ना कि उसके लिटरल इंटरप्रिटेशंस को। अब आ सेकंड, द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय, ये लॉजिक है ना, गवर्नमेंट हमेशा फेथ पे चलती है, करेंसी भी गवर्नमेंट की फेथ पे होती है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसीलिए क्योंकि फेथ पे है तो इसलिए क्लेम नहीं होता है उनका, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। ये हो गया इसका ए। तो इस क्वेश्चन से हमारी लर्निंग क्या है भाई, जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, और एक ट्राई और भी कर सकते हैं आप, क्योंकि यही पेपर हिंदी में भी होता है ट्रांसलेशन, तो कई बार जब ऐसी स्टेटमेंट्स पे डाउट आए, देन ट्राई टू गो एंड रेफर द हिंदी वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे यहां पे जाके पढ़ने क्या लिखा है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, अब धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब दे कैन नॉट जाके ये नहीं बोल सकते मेरा क्लेम है मुझे क्या दो, पैसा दो। तो उस सेंस में इसके इंटरप्रिटेशन कभी कभी क्या होता है, हिंदी को आप इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को हिंदी में जाके पढ़ सकते हैं पिछले पेज पे, तो वहां पे आपको और क्लैरिटी हो जाती है। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन को कभी लिटरली ना देखें, उसकी कोर फिलॉसफी वो पूछना क्या चाहता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आया समझ में? तो आंसर इज ए। ये मैं आपको एक और बताऊंगा आगे जाके, सेम क्वेश्चन। कई बार डाउट आता है, बच्चे दूसरी इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, जो कि समझी जा सकती है, लॉजिकल भी है वो, पर हमें यह समझना है कि यूपीएससी जो पूछ रहा है वो कोई कंसेप्ट पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा है कि बस पैसा मांग सकते हैं कि नहीं, वो तो कुछ ही कर सकते हैं। तो उस सेंस में कि वो पैसों पे क्लेम कर सकते हैं, क्लेम वर्ड मींस कि वो मुझे पैसा वापस दो, ये मेरा राइट है, उस सेंस में वर्ड है वो। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, डिफॉल्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। अब इसको देखें, सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड करती है रिस्क को। अब सिंडिकेट का मतलब क्या होता है भाई, आपको पता ही नहीं है सिंडिकेट लेंडिंग क्या होती है। लेट्स डू अ वर्ड एसोसिएशन। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ऑफ सिंडिकेट्स? सिंडिकेट्स वही होते हैं ना जो यूनिवर्सिटी में भी सिंडिकेट्स होते हैं, अब ड्रग्स में पढ़ते हैं सिंडिकेट, लैंड लॉ, मतलब जो सिंडिकेट्स होते हैं दे आर ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें आता है कुछ ग्रुप लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल सिंडिकेट होता है, वो एक नहीं होता है। तो सिंडिकेट लैंडिंग में भी वर्ड से क्या मतलब बन रहा है कि देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ बैंक्स हु आर गोइंग टू लेंड। अगर ग्रुप ऑफ बैंक्स हैं तो रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट मल्टीपल लेंडर्स पे स्प्रेड हो जाता है, लॉजिकल है। तो वर्ड एसोसिएशन की तो वहां से मैं आया, तो पढ़ा था ना कि नेवर फॉरगेट दिस आइडिया ऑफ एटिमोलॉजी या फिर द आइडिया ऑफ वर्ड एसोसिएशन। These things, common things will help you to understand many questions in the paper. अगला है, the syndicated loan can be a fixed amount, lump sum of funds, but cannot be a credit line. और मैं am telling you one very important thing, जब भी ये वर्ड आए कि ये हो सकता है बट ये नहीं हो सकता है, तो दिस द वर्ड बट के बाद यूपीएससी कुछ ऐसा करती है कि वहां पे चीज गलत होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जब भी कभी आए ना कि ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है इसमें बट ऐसा नहीं है, ये जो स्टेटमेंट फ्रेम होती है दिस बट नॉट दिस, वो रिस्की होती है, वहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक्चुअली होता क्या है ये समझें, सिंडिकेट लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट। मान लो आपने लोन दे दिया 1 लाख का, वो हो गया फिक्स्ड अमाउंट का लोन दे दिया। एक होता है क्रेडिट लाइन, मतलब क्या है, आपकी लिमिट है कितनी, 3 लाख की, उस अमाउंट तक आप लोन ले सकते हैं, बट यू विल टेक नॉट इन सिंगल गो पर इन मल्टीपल जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, वो क्रेडिट लाइन है कि मल्टीपल टाइम्स आप लोन ले सकते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट है उसकी। अब सिंडिकेट लोन क्योंकि ये ऊपर वाला पढ़े, क्योंकि सिंडिकेट लैंडिंग से बैंकिंग में रिस्क सेपरेट हो रहा है, तो इसलिए ये काम बैंक के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फिर क्रेडिट लाइन देने में क्या रिस्क है? तो जब आपने सिंडिकेट लैंडिंग का कोर फीचर क्या है कि बहुत सारे लैंडर्स में रिस्क स्प्रेड हो गया है बोरोवर का, तो इस काम में हम सभी चीजें इंक्लूड करेंगे ना। अगर हमारा रिस्क ही स्प्रेड हो गया है, अगर एक सिंगल बैंक होता तो हम देखते। तो सिंडिकेट लैंडिंग में तो रिस्क वाली चीजें होंगी, तो वन टाइम पेमेंट भी होगी और क्रेडिट लाइन भी होगी, तो तभी यहां पे दोनों थी, तो उसको पता था एग्जामिनर को दोनों सही हैं, तो क्या लिख दिया,
एक को लिख के बोल दिया दूसरा नहीं है, पर है क्या, दिस एज वेल एज दिस। तो आपको देखना है कि जब बट लिखा हो तो आपके दिमाग में एक चीज खटकनी चाहिए कि भाई बट में गेम खेली हो सकती है। मैं क्या करता हूं, बट को काट के द सिंडिकेट लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट एज वेल एज क्रेडिट लाइन, इसको पढ़ता हूं। अगर ये लॉजिकल है तो फिर हमारी वो क्या हो जाएगी, बट नॉट वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ये मोस्टली गलत होती है, बट कैन नॉट। आया समझ में? तो दिस इज इनकरेक्ट। तो अगर हमारी सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर इज सी। तो यहां पे आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। अब इन क्वेश्चंस को भाई, ये भी इकोनॉमी क्वेश्चन कल देखे थे ना, बड़े ही कंसेप्चुअल भी हैं, फैक्चुअल भी हैं। पॉलिटी में देखेंगे हम, इस बार 2024 में जो पेपर था, पॉलिटी वाज वेरी फैक्चुअल, एनालिटिकल भी थी पर फैक्चुअल एलिमेंट बढ़ रहे हैं, तभी तो कट ऑफ कम हो रही है। और वो फैक्ट्स भी ऐसे हैं जो इग्नोर किए जाते थे पहले, जैसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स के नंबर्स पहले इग्नोर किए जाते थे, पर वो पूछ रहे हैं अब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रुपी। पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट इट्स विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। भाई आरबीआई का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी अलाइन तो होगी होगी, ये तो वैसे लिख दिया है। बस ये देखो, ये आरबीआई करेगा, करेंसी काम करता कौन है, आरबीआई, तो ये भी सही है। सॉवरेन करेंसी ऑफ कोर्स इंडिया की होगी, तो क्या होगी, सॉवरेन करेंसी। तो डिजिटल रुपी वो है जो आरबीआई करता है, बस वो फर्क क्या है, डिजिटल रुपी क्या है, ये आपके डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इसको तुम जाके फिजिकल करेंसी में नहीं कर सकते। मान लो आपका एसबीआई अकाउंट है, एक आपका दूसरा नॉर्मल अकाउंट है चल रहा है अभी, एक आपका डिजिटल अकाउंट है एसबीआई में। तो जो डिजिटल अकाउंट में पैसे पड़े होंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में ही होंगे। आप जाके एटीएम में उस डिजिटल मनी को रुपीज में निकलवा नहीं सकते एटीएम से। तो डिजिटल मतलब रहेंगे किसमें, वो डिजिटल फॉर्मेट में ही रहेंगे, वो है डिजिटल करेंसी। तो है तो उसकी वो आरबीआई की सॉवरेन करेंसी है। इट अपीयर्स ऑन एज अ लायबिलिटी ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट। बिल्कुल, करेंसी लायबिलिटी किसकी होती है भाई, करेंसी गवर्नमेंट की है, और आरबीआई की बुक में वो लायबिलिटी होता है। तो ये तो वैसे अगर करेंसी लायबिलिटी है तो ये भी क्या होगा, लायबिलिटी होगा। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट क्यों इंश्योर्ड है भाई, अगर इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन तो अलग कंसेप्ट है। जैसे नॉर्मल हमारा रुपी चलता है, डिजिटल रुपी है, इन्फ्लेशन होगी तो उसकी वैल्यू वैसे कम हो जाएगी। तो कैसे इंश्योर्ड कैसे है, बस उसका डिजिटल फॉर्मेट है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर होता मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है डिजिटल रुपी की, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती। मान लो इन्फ्लेशन 4% बढ़ी, उसकी वैल्यू भी 4% बढ़ गई, तो हम कहें ऐसा तो होगा ना, करेंसी तो करेंसी है, इन्फ्लेशन से तो उसकी वैल्यू कम होनी होनी है, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तो इंश्योर्ड क्यों होगी इंश्योर्ड करेंसी, ये तो कभी होती ही नहीं है। इट इज फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। तो फ्रीली कन्वर्टिबल है, आपका डिजिटल रुपी है, आपने किसी को दिया और किसी के अकाउंट में आपने डाल दिया डिजिटल रुपी, कितने 10 रुपए, आपने उससे क्या ले लिया, 10 रुपए ले लिए। हाँ ले सकते हैं आप, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में बिल्कुल सेम है, आप गए कुछ परचेज करने, आपने दिए 20 रुपए डिजिटल, उसकी वैल्यू सेम है। तो इट कैन बी कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एज वेल एज कैश। तो कमर्शियल बैंक मनी एज वेल एज कैश। हाँ बस ये याद रखें कि डिजिटल जो रुपी है, आप उस डिजिटल रुपी को जाके बैंक के एटीएम से नहीं निकलवा सकते हैं। ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी वैल्यू वैसे बिल्कुल सेम है जैसे रुपये की है। तो आपके अकाउंट में डिजिटल रुपए पड़े हैं 100 रुपए, और एक आपके एटीएम में 100 पड़े हैं यूपीआई बैंक में, दोनों की वैल्यू सेम है, कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल मतलब उसके बदले उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वैसे ही सही हो गया है, कन्वर्टिबल होनी चाहिए ना, तभी तो बना रहे हैं वो। अगर कन्वर्टिबल नहीं होगी, मान लो या क्या होता, इट इज नॉट फ्रीली कन्वर्टिबल, फिर तो ये कभी प्रमोट ही ना होती। डिजिटल रुपये को प्रमोट करने का तरीका क्या है कि वो कन्वर्टिबल होनी चाहिए ना, नहीं तो फिर क्यों लोग लेके आएंगे ये, क्योंकि ऑलरेडी क्या है हमारे पास, बैंक मनी एंड कैश। तो इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप बोलोगे ये इसके बराबर है, कन्वर्टिबल है, तभी उसकी वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी। तो इसमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर तो कभी हो ही नहीं सकती है करेंसी, क्योंकि करेंसी जैसे पहले आज वाली करेंसी है वैसी ही ये करेंसी है। तो आज वाली करेंसी आपकी इंश्योर्ड है नहीं है, तो ये भी क्यों इंश्योर्ड होगी। इंश्योर्ड का मतलब ये है करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है इन्फ्लेशन से, ऐसी करेंसी तो नहीं है ये। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या होगा उसका, फर्स्ट सेकंड एंड 4 आर करेक्ट। पर अब अगर आप देखते हैं कि पहला तो सही है ना स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये तो वैसे ही चला गया ऑप्शन, और आपको ये पता लग गया भाई लायबिलिटी है, दूसरा भी सही है, तो ये भी चला गया। बचा क्या 1 2 एंड 4। तो 4 पे डिबेट थी, तो 4 पे वो पता ही है, इट इज फ्रीली कन्वर्टिबल, ये तो होनी चाहिए। एक ही कंट्री की करेंसीज हैं दोनों, डिजिटल और नॉर्मल, कन्वर्टिबल तो होंगी, ऐसा तो नहीं कि फॉरेन करेंसी है। तो आंसर इज डी। तो इसका आंसर क्या हो गया है, डी हो गया इसका
आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज 54। अब हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, इकोनॉमी खत्म हो गई, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। अब हिस्ट्री में भाई नॉलेज ज्यादा काम करती है, लॉजिक भी लगाएंगे पर नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में जाती हैं डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा। तो जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप देखेंगे इसमें बहुत सारी डॉट बॉल्स जाएंगी, उसके बाद आएगा पॉलिटी, उसमें कम जाएंगी। तो कभी डरे नहीं, पेपर में हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आपको लगातार आते ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लें, किसी को भी नहीं आते हैं वो। तो उस सेंस में पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। अब गौतम बुद्ध को किन किन चीजों से, नामों से जाना जाता था, टाइटल्स के हिसाब से। जैसे आपको पता होगा उनका क्लैन क्या था, गौतम बुद्ध का शाक्या क्लैन था, तो वहां से वो यूज करते थे अपना एज अ शाक्या मुनि। तो आप इस वर्ड से निकाल सकते हैं शाक्या क्लैन से क्या है, शाक्या मुनि। तो दूसरा तो होगा ही होगा, तो नन ऑफ द अबव ये तो गलत हो गया है, 1 गलत हो गया है, बचा क्या है 2 3 एंड 1 2 3। शाक्या मुनि आप निकाल लिया उनके क्लैन के नाम हिसाब से, लॉजिक लगाया आपने कि उनका क्लैन ये था। नॉलेज भी होनी चाहिए आपको उनके नाम थे क्या, पर हम लॉजिक लगाएं तो ये तो निकाल लेंगे ना दूसरा तो भाई। अब आंसर है 2 3 एंड 1 2 एंड 3। अब ये तो सही हो गया, तो अपने आप ही क्या हो गया, सही क्या था गाता। अब ये भी आप देखेंगे, ये भी गौतम बुद्ध इस नाम से भी जाने जाते थे, ये भी यूज करते थे। अब इसमें 2 ऑप्शन है बी और सी, अगर आता है पहले वाला तो देखें, नहीं तो कुछ भी मार्क कर दें बी और सी में से। पहले हम ट्राई करते हैं कि हम ए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट, इस पे हम कोई लॉजिक लगा सकते हैं, न्यायपुत्र पे, न्यायपुत्र। अब इस पे लॉजिक लगाना, आप इसको तोड़ें, न्यायपुत्र। अब आप देखेंगे बुद्धिज्म क्वेश्चंस आते हैं बुद्धिज्म के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें साथ में ऐड किया था जैनिज्म। अगर बुद्धिज्म का क्वेश्चन है तो जैनिज्म वाले आइडियाज लिख देंगे। मान लो ये कौन सी बुक बुद्धिज्म की हैं, जो भी होती है बुद्धिज्म की, 2 ऐड कर देते हैं जैनिज्म की। अब ये न्यायपुत्र आपको अगर पता है, आपने पढ़ा हो जैनिज्म में कि हमारे जो 24th तीर्थंकर थे महावीरा, उनका ये था टाइटल यहाँ एपिथेट, नॉट फॉर गौतम बुद्ध। अगर यही पता होता ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है तो इसको गलत मार्क कर देते और आंसर लगा के आते बी। पर आपको इतना पता लग गया भाई कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो क्वेश्चंस हैं इस पे डीप में जाके पूछते हैं। तो आपको बताया था ना कि कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी सब थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको समझ में आया कि जो थीम्स देखनी है मुझे, एक बुद्धिज्म की थीम है, एक जैनिज्म की थीम है। अब मैं इसमें जितना डीप में जाके पढ़ लूं मुझे फायदा ही फायदा होगा। तो आर्ट एंड कल्चर में अगर आप मार्क्स बढ़ाने हैं देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की थीम्स जाके डीप में पढ़ें। यही पता हो कि हमारे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, उसके सब स्कूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सा स्कॉलर कौन से सब स्कूल का है, कौन सा स्कॉलर ने कौन सी बुक लिखी है, गौतम बुद्ध के कहां कौन कौन सी सिटीज से एसोसिएटेड है, उनके क्या क्या टाइटल्स थे, को क्या फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो अगर आपने बुद्धिज्म जैनिज्म पे बैठ के 10 घंटे लगाए हैं, उसका बहुत ही क्या है अच्छा आउटकम है, रेदर देन आपने बैठ के कोई क्या किया, मान लो कोई आपने म्यूजिक पढ़ लिया आर्ट एंड कल्चर में, उसकी वैल्यू नहीं है इतनी। इंपॉर्टेंट वैल्यू किसकी है, ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की। तो ट्राई करें, प्रायोरिटाइज करें, और इसमें डीप में जाके पूछ रहे हैं। हमने आज भी देखा डीप, आगे भी देखेंगे आने वाले पेपर्स में कि कैसे बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और लगातार आते हैं 2-3 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर में से, और बड़े टफ हैं, इजी नहीं आते हैं, इजी आते हैं पर बहुत ही कम, पर टफ ज्यादा आते हैं। पर हम ट्राई तो करेंगे ना उसको करने की। तो ये यहां से ये लर्निंग है। और जो आते हैं बुद्धिज्म का पूछते हैं तो साथ में ऐड करते हैं ऑप्शन जैनिज्म वाले, जैनिज्म पूछते हैं तो बुद्धिज्म वाले ऐड कर देते हैं, मतलब कंफ्यूज करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में, और कोई तीसरा नहीं आता है बीच में, ज्यादा ज्यादा यही होते हैं। तो इस सेंस में हमें ये क्वेश्चन को उस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। यहां से लर्निंग क्या है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब नेक्स्ट क्या है 55। हिस्ट्री में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि कहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और कैसे पूछती है। अब इसको देखें, ये आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, ये उसकी स्टेट है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है आर्कोलॉजिकल साइट की, जो किसके लिए फेमस है। पहला है चंद्रकेतुगढ़। अब भाई ये वर्ड पहले आ चुका है पीवाईक्यू में, इस पे पूछा गया है चंद्रकेतुगढ़ पे। अगर आपने कोई भी टर्म हिस्ट्री की, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, अभी हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी एप्लीकेबल है, पर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है।
अगर पीवाईक्यू में कोई ऐसी टर्म पूछी गई है, मान लो कोई भी साइट पूछी गई है, कोई भी बुक पूछी गई है, कोई भी स्कॉलर पूछा गया है, तो फिर भाई उस पे आपको बैठ के उस कीवर्ड पे रिसर्च करनी है। जब ये पीवाईक्यू में पहले आया था चंद्रकेतुगढ़, तो आपने उस पेपर में देखा होता कि चंद्रकेतुगढ़ के फीचर्स क्या क्या हैं, तो शायद ये ऑप्शन आप कर देते सॉल्व। पर अगर वो नहीं करेंगे तो चंद्रकेतुगढ़ वैसे अपने आप में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ट्राई करेंगे जो चीजें पहले पीवाईक्यू में आ चुकी हैं, चाहे वो हमें आंसर नहीं देखना पीवाईक्यू का, पेपर में जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं, चाहे वो गलत ही हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो आंसर का पार्ट ही ना हो, पर हमें वो सारी चीजें पढ़ लेने। कल देखा था ना कि सीसैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2021 में आया था फिग ट्री, तो उसका क्वेश्चन आया 24 में जीएस में। तो यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, तो हम जो पेपर कर रहे हैं जो सीएससी है, सिविल सर्विस एग्जाम के पेपर है, और भी पेपर होते हैं, सीडीएस का पेपर होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर होता है, ऐसी सीएपीएफ का पेपर होता है, ये सारे जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है। इन पेपर्स में भी पता लगता है कि यूपीएससी किन किन कंसेप्ट्स पे, टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछने की संभावना रखती है। और हिस्ट्री के केस में जितने पीवाईक्यू हैं सारे करके उन टर्म्स को समझ लें कि गांधी जी पे कोई क्वेश्चन आया है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया है तो हर ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च की हो। बेसिक बुक्स तो पढ़नी है आपको, पर ये पीवाईक्यू को एक एक टॉपिक को उठा के उसकी भी रिसर्च की हो, जो पीवाईक्यू का वर्ड है। मतलब आपको जो भी वर्ड्स पीवाईक्यू में आए हुए हैं यूपीएससी में लास्ट के 15-20 सालों में, हर वर्ड का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो। मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन पहले कैसे आया था और इसको हम इस पे कैसे पढ़ सकते थे उस टाइम। तो लेट्स सी दैट। जैसे क्वेश्चन है चंद्रकेतुगढ़। अब चंद्रकेतुगढ़ पहले यूपीएससी में कैसे पूछा गया था, तो वहां से आपको मैं आइडिया देता हूं कि हमें कैसे देखने हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज में। कब आया था, कौन से ईयर में? तो ईयर इसका देख लेते हैं, पर हमें ईयर तो क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पेपर आया था किसी ईयर में, पर ईयर का नाम याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, पर क्वेश्चन देखें क्या आया था। जब भी आया था पिछले साल में आया था, 1-2 साल छोड़ के। एक आया था भुर्जा होम, एक आया चंद्रकेतुगढ़। ये प्लेस थी, पूछा था किसके लिए फेमस है, टेराकोटा आर्ट के लिए। ये पूछा था मतलब पेपर में। मान लो आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, आपने वर्ड क्या लिखा, चंद्रकेतुगढ़, तो आप इस वर्ड को उठाएंगे और सर्च करेंगे विकिपीडिया भाई चंद्रकेतुगढ़ कौन सी स्टेट में है, किसके लिए फेमस है। तो पूछा भी किसके लिए है, वेल नोन फॉर। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं कोई भी साइट और वेल नोन फॉर, ये लिखेंगे साइट है, ये कौन सी है, मिजोलिथिक, नियोलिथिक। तो आपको साइट्स पढ़नी है, उनके कॉमन फीचर पढ़ने हैं, और जो आर्क हैं वो तो पक्का पढ़ने हैं। चंद्रकेतुगढ़ जैसे आप देखें, उस टाइम अगर आपने बैठ के सॉल्व किया होता, जो चंद्रकेतुगढ़, वहां पे हमें क्या मिलते हैं, टेराकोटा आर्ट्स मिलते हैं। पर हमें यहां नहीं रुक जाना है चंद्रकेतुगढ़ में कि चंद्रकेतुगढ़ में क्या मिलते हैं, अंतर क्या है, टेराकोटा आर्ट्स याद कर लिया। थोड़ा और डीप रिसर्च करें। यह फर्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च कि आपने पीवाईक्यू देखा चंद्रकेतुगढ़ आया था, मैंने पढ़ लिया, वहां पे क्या मिलते हैं, टेराकोटा आर्ट। एक है सेकंड लेवल ऑफ रिसर्च। दिस सेकंड लेवल डीपर एनालिसिस मींस कि मैं पढ़ूंगा चंद्रकेतुगढ़ कौन सी स्टेट में है, ये साइट किसने बनाई तो नहीं थी, कौन से रिवर के आसपास है, इसमें और क्या क्या मिलता है। ये कहानियां जो 5-6 फीचर्स हैं जो विकिपीडिया के पहले पेज पे मिल जाएंगे आपको, वही आपको करने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू, तो ट्राई करें उसको सिंपली जाके विकिपीडिया पे सर्च करें और पहला पन्ना पढ़ लें विकिपीडिया का। आपको उस साइट के बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और यूपीएससी पेपर में जनरल अंडरस्टैंडिंग ही पूछता है प्रीलिम्स में, कोई जाके डीप नहीं पूछेगा। तो आपने अगर पढ़ा होता तो आपको पता होता कि भाई जो चंद्रकेतुगढ़ है दैट इज बेसिकली इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में है, एंड फेमस फॉर टेराकोटा आर्ट्स एंड ऑल्सो फेमस फॉर, क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल में है तो पोर्ट्स तो होंगे, ट्रेडिंग पोर्ट टाउन भी है। तो ये तो गलत हो गया है बिकॉज ऑफ स्टेट। अब इमाम गांव ये पढ़ते हैं आप, जब भी आपको समझ में आ गया कि साइट्स में कौन सी साइट्स इंपॉर्टेंट है, यही चालकोलिथिक और मेगालिथिक, ये पढ़ते हैं ना आप। और जब मेगालिथिक पढ़ते हैं उसमें कौन सी साइट इंपॉर्टेंट है, मंगाड़ू। तो मंगाड़ू इज इन केरला एंड इट इज द मेगालिथिक साइट। इनाम गांव इज इन महाराष्ट्र, इज अ चालकोलिथिक साइट। ये दोनों सही हैं, 2 एंड सही।
मतलब आपको पता लगा कि साइट्स में हम पढ़ना है कौन सी स्टेट में है, उसकी 2-3 फीचर पढ़ने हैं, कोर फीचर। फिर एक है सालीहुंदम। सालीहुंदम इज इन आंध्र प्रदेश एंड रॉक कट केव श्राइन्स। अब ये तो ठीक है, यहां स्टेट सही दिया, यहां पे क्या लिख दिया, रॉक कट केव श्राइन्स नहीं है, इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं, तो ये भी गलत है। अब दिस इज टोटली अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और मैं अगर आप बताऊं क्या ये पहले पूछा है पीवाईक्यू में? बिल्कुल पूछा है। क्या ये पूछा है? बिल्कुल पूछा है। ये पूछा है? नहीं पूछा है। पहले ये पूछा है? नहीं पूछा है। एटलीस्ट 2 तो आपको पता लगते हैं। वो तो चलो 4 पूछ लें, मान लो 3 वाला ही क्वेश्चन होता, तो हमें तो ये करना ना, हमें पेपर में क्वेश्चन में कुछ भी तो एलिमिनेट हो, क्या पता हमारा आंसर आ जाए। तो यहां पे वो तो बात अलग है कि यूपीएस ने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट, कितनी ऊपर वाली स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहां तो ये नहीं पूछा है ऊपर कितनी करेक्ट है, पूछा 1 2, ये आसान कर दिया ना, 1 2 2 3 3 4 1 4, क्योंकि हमें पता है पहली क्या थी, इनकरेक्ट। तो अगर आपको पता होता कि हमने पेपर में पढ़ा हुआ है कौन सी, जो चंद्रकेतुगढ़ है वो कहां पे, वेस्ट बंगाल में है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया ना, स्टेटमेंट पहला गलत हो गया था। अगर पहला गलत है तो आंसर क्या होगा, 2 3 या 3 4। तो 3 तो कॉमन है, अब चेक करना है 2 और 4 में से कौन सा सही होगा। तो अगर ये यहां तक पहुंच जाते तो एटलीस्ट बी और सी में से कुछ तो लगा के आते। तो पीवाईक्यू अगर पढ़े होते तो एटलीस्ट 50-50 पे तो पहुंच जाते, और फिर वहां से लगा देते भाई। यहां पे अगर आप मेगालिथिक साइट पढ़ते हैं, बहुत ही कम साइट्स है, और मेगालिथिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो यहां कम ही साइट्स हैं, अगर ये भी आती होती तो आंसर आ जाता। तो उस सेंस में 50-50 पे आ जाएंगे, अगर और नॉलेज होती तो यहां पहुंच जाते। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू के थीम्स पढ़े होते और थोड़ा नॉलेज स्ट्रांग होता तो निकाल पाते। यहां पे ऐसा कोई दम का जो हम पढ़ रहे हैं सीरीज में, उसमें उस सेंस में कोई एल्गोरिदम नहीं बन रहा है। सो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, एटलीस्ट 50-50 तो आप पहुंच ही जाएंगे पीवाईक्यू के बेसिस पे। उसके बाद आपकी नॉलेज बेस पे है, अगर नहीं पता है तो भी हमें मार्क तो करना ही पड़ेगा, रेस्ट हम किस्मत की बात है, क्या सही होता है क्या नहीं होता है। तो हमें यहां पे अपना दम, कह रहा हूं ना, दम सीरीज में दम, दम का मतलब वही है माइंडसेट। तो व्हेन आई विल से आगे जाके दम लगाना है हमें, तो दैट दम मींस अपना यूपीएससी का माइंडसेट। तो ऐसा यहां पे कोई हमारा दम या यूपीएससी का माइंडसेट नहीं लग रहा है इसमें। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन इज 56 क्वेश्चन। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at भतकल? तो यहां देखिए वर्ड क्या है, भतकल। वर्ड क्या है, पोर्तुगीज। तो अगर मान लो हमें ये पीवाईक्यू है हमारे पास, हमें इसको रिसर्च करना है, तो कैसे करेंगे? आप देखेंगे पोर्तुगीज ने आके क्या बनाए, बहुत सारे फोर्ट बनाए। एक फोर्ट क्या है, भतकल जो पूछा हुआ है, और आप देखेंगे बाकी फोर्ट्स कौन कौन से सर्च करेंगे, और ये भक्तल ये पोर्ट्स किस किस के रूलर ने दिए। ये आपका पीवाईक्यू आपने जो बैठ के रिसर्च करते हैं, लेवल 1 एनालिसिस एंड लेवल 2 एनालिसिस करना पड़ेगा। 1 तो आप यहीं पे कर लेते हैं कि भक्तल किसने बनाया था, पोर्तुगीज ने, किसने दिया था, वो परमिशन किसने दी थी, वो पढ़ लेंगे। पर लेवल 2 आया बाकी फोर्ट्स, और वो किसने दिए। ये लेवल 1 एंड लेवल 2 एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 आप कर लेते हैं, 2 भूल जाते हैं। 2 इज वेरी हेल्पफुल टू गेट मेनी क्वेश्चंस करेक्ट इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। अब बात आती है कि भाई इसका आंसर कैसे निकालें। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि यूपीएससी में मैंने एक दिन पहले बताया था आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि कुछ थीम्स हैं जो जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप देखेंगे ना, पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देंगे कुछ नाम दे देंगे, पूछेंगे क्या है, तो बहुत आंसर में आंसर क्या होता है, पोर्ट्स होता है। यहां पूछते हैं कॉइन्स हैं कि नहीं है। क्वेश्चन आता है अशोक पे, क्वेश्चन आता है विजयनगर अंपायर पे। तो कुछ थीम्स हैं यूपीएससी की, जैसे कॉइन्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, अशोक हो गया, अशोका, या विजयनगर अंपायर हो गया, उसमें भी कृष्ण देवराया हो गए। ऐसे ही इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आपको देखा थीम क्या, हमारी क्लाइमेट स्मार्ट वाली थीम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो तो वहां क्लाइमेट स्मार्ट पे पूछ रहे हैं। ऐसे ही साइंस में जाएंगे तो आपको पता होता है कि साइंस में दे बेसिकली आज जो हम पता है कि वाटर पे क्वेश्चन आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट पे या ग्राउंड वाटर पे। तो ये कुछ थीम्स हैं, जब कोई बंदा क्वेश्चन बना रहा होता है उसे आंसर चाहिए होता है इन्हीं थीम्स वाला। तो अगर आपको ऑप्शन में ये थीम्स दिख रही हैं और वो क्वेश्चन आया है और आपको आता नहीं है नॉलेज के बेसिस पे, तो अगर वो थीम दिख गई है, उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो उस थीम, वही थीम क्या होती है, आंसर होती है। जैसे इसमें क्या है
इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट कौन है, विजयनगर एम्पायर, और उनके किंग कौन है, कृष्णदेवराया। ये बहुत बार इनका नाम आया है, ये पूछा जाता है क्योंकि इनके टाइम पे कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी, तभी उनको पूछना होता है। तो यूपीएससी ऐसे रैंडम नहीं पूछता है, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी अपनी सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में, या वैसे जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर उसको वो पूछनी है तो वो आंसर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो चांसेस है उसने वही पूछी होगी। तो इसका आंसर ऐसे मार्क करते तो क्या आता, ए। नॉलेज के बेस पे आप नहीं कर पाएंगे। और यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद शाह टू और नरसिम्हा सलूबा, ये डायनेस्टी है कौन सी, विजयनगर की। तो उसमें किंग कौन सा इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेवराया। और ये आपको पता है मोहम्मद शाह और यूसुफ आदिल शाह, आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर था, बहामनी किंगडम था, उसके आगे जाके डिवाइड थी स्टेट्स। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को आपको अगर थीम दिख रही है यूपीएससी की, अब क्वेश्चन आता है ये थीम्स कहां से निकालें। तो आई विल गिव यू दैट थीम्स के जो यूपीएससी बार बार पूछता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं इसका सेम, कि आपने कैसे बोला ये। अब आगे भी आएंगे, पर मैं आपको साथ साथ में आज दिखा रहा हूं। जैसे एक थीम है अशोक, मैंने आपको बताया, अब उससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, एक लाइन लिखी हुई थी, बोला था ये लाइन जो लिखी हुई है किस किंग से एसोसिएटेड है, तो किस किंग के साथ एसोसिएटेड है। अब उसको देखते हैं, आपको वहां से क्लियर होगा। अशोक का क्वेश्चन इन, और इस पे पहले भी आया हुआ है विजयनगर एम्पायर पे, उस पे भी कृष्णदेवराया पे। अब देखें इसको, जैसे हम क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि अशोक को किन किन नामों से लिखा गया है। एक बार आया था कि इंस्क्रिप्शंस कौन कौन सी हैं इनकी, अशोका की। तो अशोका थीम है ना जो बार बार आती है पेपर में, तो अगर आपको ऑप्शन में अशोका दिख रहा है फिर तो मारना बनता है ना। पर आई विल शो यू, जो ये क्वेश्चन है आपको वहां से क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन था, ये हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, क्या थी, whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। मतलब जो अशोक का धम्मा था कि टू यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। अब आप कह सकते हो मुझे क्या पता भाई, क्या पता ये अशोक ने बोली हो, क्या समुद्रगुप्त ने बोली हो, क्या पता हर्षवर्धन ने बोली हो, क्या पता कृष्णदेवराया ने बोली हो। पर आपको ये तो पता लग गया ना कि एक यूपीएससी की थीम है कौन, अशोक। और ये जो पीस की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वो कौन करते हैं, अशोक। और समुद्रगुप्त तो वैसे ही क्या है, इन्होंने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी थी, तो ये तो वैसे ही निकल गया बाहर। समुद्रगुप्त तो क्या है, पीस के थोड़े अगेंस्ट थे, तो ऐसी पीस की बात तो नहीं करेंगे। तो अशोक, हर्षवर्धन या कृष्णदेवराया हो सकता है। और ये स्टेटमेंट अगर आपको लगानी हो तो कौन सी थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक या कृष्णदेवराया, अशोक, बहुत बार रिपीट हो रही है। तो आप कौन सा मार्क करोगे, अशोक। आंसर इसका क्या था, अशोक ही था। तो अशोका इज अ थीम जो बार बार पूछी जाती है। तो आप कुछ थीम्स हम निकाल लेंगे, आपको बताएंगे कि इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कुछ चीज दे के पूछी जाए कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो वही कॉमन थीम्स उसका आंसर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स सी एंड डू दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज। का आंसर क्या हो गया, ए हो गया 56 का। नाउ डू 57th विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन। आप थीम्स देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट वाला और रायतवाड़ी वाला या महलवाड़ी वाला। मतलब जो हमारे रेवेन्यू सिस्टम्स हैं तीन, रायतवाड़ी, महलवाड़ी एंड जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो साथ में थीम्स भी आपको बता रहा हूं, ये मार्क करते रहें। तो आपको जो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, ये दो लेवल पे करना है। एक तो जो पेपर में आया है वो कर लो, एक डीप लेवल पे जाके कर लो। और साथ में पहले क्या निकालते रहो, थीम्स एंड सब थीम्स। अब क्वेश्चन है, अंडर द रायतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ revenue collection, the peasants were exempted from revenue payments in case of bad harvest or natural calamities। मतलब अगर हार्वेस्ट बैड हो गई है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, तो बोलेंगे आप ना दो। भाई आपको पता है ना कि रायतवाड़ी वाज अ वेरी ऑपरेसिव सिस्टम। ये तो पढ़ा होगा, बस इतना तो पढ़ा होगा जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, कि इट वाज अ वेरी वेरी ऑपरेसिव सिस्टम। और रायतवाड़ी के अगेंस्ट ही बहुत बार क्या हुए हैं, रिबिलियंस भी हुए हैं। अगर इतना ही सही होता रायतवाड़ी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अगर नहीं मिला है उपज अपनी तो ना दें रेवेन्यू, बल्कि वो ले रहे थे चाहे उपज हो चाहे ना हो, वो ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अगर हम पढ़े ब्रिटिशर्स की जो यहां से फिलॉसफी दिख रही है स्टेटमेंट से, अगर ऐसी पॉलिसी ब्रिटिशर्स की होती तो वो क्या होते,
बहुत ही क्या होते, सेंसिटिव होते टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ फार्मर्स। पर ऐसा नहीं है ना, वो ऑपरेसिव थे, तो कैसे ये स्टेटमेंट सही कर दें? वो ऑपरेसिव थे, ऊपर यही पता है कि रायतवाड़ी क्या था, नेगेटिव सिस्टम था, प्रेशर ऑन रायत बड़े ज्यादा थे। तो ये तो गलत हो गया ना भाई, एग्जेम्प्टेड नहीं है। आप देखिए कहां पे गेम खेल रहा है वो, जो चीज है उसको उल्टा करके लिख देता है बस। जैसे लिखा है दिस बट नॉट दिस इज एग्जेम्प्टेड, उल्टा कर रहा है मतलब। उसके बाद एक तरीका है एग्जामिनर के पास, स्टेटमेंट को जो लिखी हुई है उसका उल्टा कर दे, और वो बहुत इजी होती है एलिमिनेट करनी, क्योंकि जब आप उसको उल्टा करके लिखते हैं तो वो जो बाकी आप पढ़ रहे होते हैं पूरी आइडिया उस टॉपिक के बारे में उसके अगेंस्ट हो जाती है, इन द प्रिंसिपल सेंस, फिलोसफिकल सेंस में। तो उस सेंस में स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला क्या है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल इफ द जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट ही वुड रिमूव फ्रॉम द जमींदारी। बिल्कुल लॉजिकल है भाई। आपको बोला कि सनसेट क्लॉज होता था ना, कि उस दिन तक पेमेंट दे दी नहीं तो आप जमींदार नहीं रहेंगे। ये सनसेट क्लॉज होता है ना, ये पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट में, नॉलेज के बेस पे करते हैं, वैसे करते हैं कि हाँ ऐसा होगा ना भाई। ये तो ना बोलेंगे आपने नहीं पेमेंट दी, कोई ना आपने हम 10 दिन का क्या दे दिया, हमें एग्जामिशन दे दिया। ये कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, आंसर इज बी। नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, पर आपको इन सिस्टम के बारे में अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो भी आप कर लेंगे, इसको ऐसे नहीं करना है। तो ये टॉपिक्स वैसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और परमानेंट सेटलमेंट में वर्ड आता है सनसेट क्लॉज, और आपको पता होता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट है सेटलमेंट, बस आपको एक फिक्स टाइम के बाद रेवेन्यू देते रहना है, वो फिक्स टाइम पे नहीं दे पाओगे तो लूज कर जाओगे। बड़ा लॉजिकल है ये, ब्रिटिशर्स की आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब टॉपिक पढ़ रहे हो ना हिस्ट्री का, तो ट्राई करें उसको ये देखें। मान लो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के फीचर्स पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के आइडियाज पता है कि वो बंदा कैसा था, आपने उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा, अब वो आइडिया मिल गया बंदा ऐसा था। अब उसके बारे में 4 चीजें पॉजिटिव लिखी गई हैं पेपर में, तो वो गलत ही होंगी ना। जब उसकी फिलॉसफी, इंसान ने ये स्टेप्स लिए इंडिया में, उसमें बहुत सारे स्टेप अगर नेगेटिव सेंस में लिए हैं उसने, तो बंदे की पर्सनैलिटी वैसी होगी तो अच्छा काम कैसे कर देगा वो। तो वो चीजें आपको इस फिलॉसफी पे भी निकालनी है। अगर फैक्चुअल नहीं भी है तो एक होता है फैक्ट के नीचे जाके एक लेवल पे उसकी फिलॉसफी को समझें। तो कोई फैक्ट आया, उस फैक्ट को फैक्ट ना समझें, उस फैक्ट के पीछे फिलॉसफी समझें, फिर जो आपने पढ़ी हुई है फिलॉसफी उस टॉपिक को लेके उससे मैच करें। अगर मैच नहीं कर रही है तो फैक्ट क्या है, गलत है। तो फैक्ट को फिलॉसफी में कन्वर्ट करें और फिर अपने आइडियाज से मैच करें, क्योंकि आपको फैक्ट याद रहते हैं, आइडियाज तो याद रहते हैं ना भाई। गांधी जी का आइडिया है नॉन वायलेंस का, गांधी जी का आइडिया है कि आपके मीन्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मीन्स इंपॉर्टेंट हैं तो अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आएगा गांधी के बारे में जहां पे वो मीन्स को इंपॉर्टेंट नहीं दिखा रहा होगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस फिलॉसफी पे जाना है और फिर फिलॉसफी को फिलॉसफी से मैच करना है। अगर नहीं मैच करनी तो बोलना है कि भाई बस गया काम। अब देखें इस क्वेश्चन को जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। उपनिषद्स वर कंपोज अर्लियर देन पुराण्स। लेट्स सपोज आपने पढ़ा ही नहीं है भाई टॉपिक कभी, क्या होते हैं क्या ये नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने। अब कॉमन सेंस लगाते हैं। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। पहले तो ये समझें कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या होता है पैराबल्स, तो कभी भी भाई संकोच ना करें, ऊपर जाके देखें क्या लिखा है पैराबल्स। उपनिषदों में कोई भी नीति कथा नहीं है कोई भी। पैराबल मतलब नीति कथा, स्टोरीज नहीं है, कहने का मतलब कथाएं नहीं है। भाई मुझे एक चीज बताओ, वेद में, उपनिषद में, सब में कथाएं कहानियां क्यों नहीं होंगी, बल्कि हमारे तो ये सारी चीजें कहानियों की फॉर्मेट में समझाई गई हैं। इंडियन समझते ही कहानियों के फॉर्मेट में है। आज भी आप जाएंगे किसी सत्संग में, किसी भी गुरु के पास, स्पिरिचुअल गुरु के पास, वो सारी चीजें कहानियों की फॉर्म में समझाते हैं, कॉमन मैन के सेंस में। तो ये ग्रंथों लिखने का फायदा क्या है कि भाई कॉमन मैन भी इनको समझ पाए। तो यहाँ स्टोरीज का ज्यादा यूज किया जाता है, आपको पैरेलल ड्रॉ करके दिखाए जाते हैं कॉमन वर्ड में, ताकि आप उस वर्ड को समझ पाओ। जो वर्ड क्या है, वर्ड ऑफ गॉड। तो वर्ड ऑफ गॉड कॉमन मैन क्या समझेगा, दिस वर्ड की एग्जांपल को ऐसे सेट किया जाएगा जो उस वर्ड से मैच कर रही हूं। तो उस सेंस में देयर आर नो पैराबल्स, ये तो भाई इंडिया की आइडिया के अगेंस्ट है ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उपनिषद, और कितने उपनिषद हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अगर मैं उसको उल्टा करके देखूंगी, देयर आर स्टोरीज इन उपनिषद्स, दैट सीम्स मोर लॉजिकल देन देयर इज नो स्टोरीज इन उपनिषद्स। तो ये तो हो गया गलत। पहला तो हमने क्या एक्स्ट्रापोलेट किया इसको, हमें नहीं पता उसमें है कि नहीं है, हमने देखा उपनिषद है कहां से आए हैं, और हमने हमारे जो वेद हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें कैसे बताया जाता है, हमने वो लॉजिक एक्स्ट्रापोलेट किया इसमें। नेक्स्ट आता है, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण्स। भाई मुझे एक चीज बताएं,
उपनिषद वर्ग, अब आपके पहले आए वेद, फिर आए उपनिषद, और बाद में आए हैं सारे पुराण। ये तो पता ही है ना आपको। वेद के बाद क्या आए थे? उपनिषद आए थे ना। उन वेदों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने के लिए, अगर आपको यही पता होता ना कि वेद जो हैं उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाने के लिए उपनिषद आए थे, और वेदास में भी स्टोरीज हैं, तो उपनिषद तो उसको सिंप्लीफाई तरीके से कर रहे हैं, उसमें तो और स्टोरीज होंगी, और उसके बाद अलग अलग टाइप के पुराण आए हैं, तो वेदा से एसिड क्या है? उपनिषद हैं। तो उपनिषद आर वर कंपोज अर्लियर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर इज बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस सेंस में हमें देखना है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। अब इसको देखें, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है आपने भाई। क्वेश्चन किस पे है? इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। आपने इसको अंडर सर्कल किया पेपर में, और पेपर में काम करते रहे। डिटेक्ट हैं आप, डिटेक्टर करना है आपको, चीजें डिटेक्ट करनी है, आप इन्वेस्टिगेटर हैं, शर्लॉक होम्स हैं। आपने देखा इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल पे क्वेश्चन आया है, पूछा है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, और आपको यहां से ये समझ में आ गया कि जब भी कभी पढ़ूंगा कोई भी बॉडी, पहले ये पढ़ूंगा इंडिया मेंबर है कि नहीं है, क्योंकि इनका पहला स्टेटमेंट क्या होता है? इंडिया मेंबर है कि नहीं। यहाँ क्या होता है? ये बॉडी किसने बनाई है, कब बनी थी, यहाँ जो बॉडी क्या है, गवर्नमेंट की है या नॉन गवर्नमेंटल है। ये तीन चीजों पढ़नी है आज के बाद। कोई बॉडी पढ़े, इंडिया मेंबर है कि नहीं है, क्या वो यूएन का पार्ट है कि नहीं है, क्या वो कब बनी थी, या वो कैसी बॉडी है। इतना तो 5 फीचर तो उसके पता होने चाहिए। भाई इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल है, ग्रेन की बात हो रही है, इंडिया कोई भी ऐसी बॉडी का मेंबर ना हो, मुझे बताओ इंडिया को इसका मेंबर बनने में क्या दिक्कत है? ग्रेन्स की बात हो रही है, इंडिया में ग्रेन्स हैं, तो इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता होगा ग्रेन्स को, तो इसका मेंबर बनने से हमें क्या रोक रहा है? कौन रोक रहा है भाई? कोई ऐसी बॉडी तो नहीं है कि इसको ज्वाइन कर हमारी पावर कम हो जाएगी। तो इंडिया इसका मेंबर है नहीं है, इंडिया को होना चाहिए ना लॉजिक वाइज। तो आप बोलोगे नहीं नहीं भूल गया होगा साइन करना या नहीं किया होगा, ऐसी काउंसिल ने क्या किया होगा कि इंडिया इसका मेंबर नहीं बना है? तो इसका मेंबर होना चाहिए एज पर लॉजिक। मेरे मानना है कि मैं 70% मानता हूं कि इसका मेंबर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को इसका नाम मेंबर ना होने का कोई लॉजिक नहीं है। अब है जैसे इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है, तो लॉजिक है ना, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटीबीटी, उसके लॉजिक्स हैं और लॉजिकल स्ट्रांग भी हैं। और इसका क्या लॉजिक है भाई? ग्रीन काउंसिल है। अगला है अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग द राइस एंड व्हीट। ये तो नहीं है भाई, ये इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है, ये ग्रेन्स को प्रमोट कर रही होगी, इसका मेंबर नहीं हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये कैसी बात बनी भाई? ये वो थोड़ा ना मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है कि अगर इसका पार्ट नहीं हो तो आपको मिसाइल्स नहीं मिलेंगी। वो चीजें हैं, मिसाइल की बात है, वो डिफेंस की बात है, वो इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, पावर की बात है। ग्रेन्स को बेचना खरीदना ये कौन होता है कोई बोलने वाला? और दूसरा, अगर मान लो इसका मतलब क्या है? अगर हर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रही है मतलब इसका पार्ट है, तो पहले तो ये मान लेते हैं कि अगर ये सच में ऐसा होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता, तो इंडिया का मेंबर तो होता ही होता। पर इंडिया कभी भी ऐसी बॉडी साइन नहीं करता है, क्योंकि अगर ये ऐसा मैंडेटरी है, नीड्स टू बी मेंबर, तो उसकी सॉवरेनिटी पे खतरा है ना। तो कंट्री ऐसा क्यों साइन करेगा भाई? इतनी कन्वेंशन इतनी स्ट्रांग है। और ये कभी काउंसिल वर्ड आ रहा है भाई, काउंसिल, इसका काम होता है टू प्रमोट समथिंग, रिस्ट्रिक्शन थोड़ा लगाएगा ये। और ये कौन सा मिसाइल्स की बात है? ग्रेन्स की बात है भाई। ग्रेन्स को प्रमोट करने की बॉडी होती है, बॉडी बनती है ताकि इनको प्रमोट किया जाए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ग्रेन्स को प्रमोट करना होगा। ये तो ना कि तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो तो कंट्रीज की सॉवरेनिटी अगेंस्ट है। तो इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज। और ये तभी कंट्री साइन करते हैं जब लगता है कि वो चीजें क्या है, खतरा है दुनिया के लिए। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसमें होता है कि आपको न्यूक्लियर मटेरियल भेजना नहीं है, नॉन न्यूक्लियर, मतलब जो एनएसजी मेंबर नहीं है, क्योंकि एनएसजी में गाइडलाइंस हैं। तो ग्रेन में ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल स्टेटमेंट है। तो ये गलत है, पहली क्या है? सही आंसर इज ए। अब आप ये मत समझें कि नहीं नहीं क्या पता इंडिया ने साइन ना क्यों, इसलिए ना साइन क्यों क्योंकि इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगती है। मतलब इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाता। अगर इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्री की अपनी सॉवरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो कोई भी कंट्री ऐसी बॉडी कंट्रीज बनाएंगी नहीं कि उसके बेसिक नीड्स ऑफ ग्रेन्स की बेसिक नीड्स क्या हो रहे हैं, इंपैक्ट हो रहे हैं। ग्रेन इज लाइक अ बेसिक एसेंशियल आइटम ऑफ लाइफ, उसके लिए बॉडी नहीं बनेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ये गलत हो गया, आंसर इज ए। तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसे सोच पा रहे हैं कि क्या पता इंडिया मेंबर ना हो, क्या पता सच में ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगती हो।
अगर ऐसा सोचना है, लॉजिक दें उसके पीछे कि हाँ एक बॉडी बनी जो कंट्री की बेसिक नीड के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन। लेटेस्ट इंक्लूजन 2024 में पूछा था कि उस साल में, उससे पहले लेटेस्ट इंक्लूजन जो हमारा कौन सा है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है लिस्ट ऑफ यूनेस्को। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट लिस्ट ऑफ यूनेस्को कौन सी लेटेस्ट एडिशन हुई थी उसमें। अब आपको ये पता होना चाहिए, चाहू डांस, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, गरबा डांस। अब उस साल में पूछा था लेटेस्ट एडिशन, तो वो क्या था, गरबा। न्यूज में था, अगर पढ़ते हो कोई भी करंट अफेयर्स तो बिल्कुल न्यूज में था कि ये वाला अभी अभी उस टाइम ऐड किया गया था, गरबा। फैक्चुअल है, कोई इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको कोई लॉजिक लगाना है। हाँ, अगर आपने स्टैटिक पढ़ा होता तो आपको पता होता, हाँ भाई चाहूँ तो ये चीजें कुछ तो पहले ऐड हुई हैं कुंभ मेला, तो उस लेटेस्ट पूछा है तो कौन सा नहीं है उनमें से। तो अगर स्टैटिक स्ट्रांग है तो फिर तो वैसे भी एलिमिनेट कर देते, अगर पता भी ना होता तो कौन सा ऐड किया है। Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over as a president? तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? बड़ा कॉमन है, लक्ष्मीकांत में लिखा होता है बार बार कि डॉक्टर सचिनंद सिन्हा was the temporary president, provisional president of Constituent Assembly। तो आंसर इज डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। आंसर इज डी। 61 का नॉलेज बेस है, कुछ भी इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा। अगला है 62। अब 62 आपको पता लग गया भाई कि 62 क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा हुआ पीवाईक्यू में, मतलब आपने नहीं देखा है, अगर आप नहीं कर रहे हैं, मैंने तो देखा है क्योंकि ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1935 का एक्ट आता है या 1919 का एक्ट पूछा हुआ है या 1909 का एक्ट पूछा हुआ है, तो ये एक्ट तो आपको पूरे घोल के पी जाने हैं कि इन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर हिस्ट्री में आया, और ये गलत नहीं करना है भाई। हिस्ट्री में अगर तुम्हारे पास मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं, आपको 7 आते हैं ना, तो आप राजा हो। 15 क्वेश्चन आए, आपके 7 आपको आते हैं, राजा हो आप। 8 नहीं आते, खुश रहे कि नहीं आते, बस 8 ही नहीं आते। कईयों को तो 3-3 आते होते हैं, बाकी आते नहीं है। तो अगर 50% आ रहे हैं बहुत है, 30-40 आ रहे हैं बहुत है। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दें फिर, क्योंकि बाकी तो फिर कहां से कर लेंगे आप। जिसका ये नहीं आता था पेपर में, समझ लें कि आपको अपना स्टैटिक पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है भाई। थीम्स पकड़नी है यूपीएससी के पीवाईक्यू से कि ये तो नहीं छोड़नी है, आ गया तो इस पेपर में डॉट बॉल्स बहुत आएंगी, पर जो डॉट बॉल्स नहीं है, जो सिक्सर वाली बॉल्स हैं, अगर वो भी डॉट दे दी आपने, फिर तो गेम से बाहर हैं आप। तो दिस गेम इज वेरी मच इज अबाउट कि आप जो क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आने वाले, वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। उस पर अगर दिमाग लगाने बैठ के, जो आपको आने नहीं चाहिए थे, आप याद कर रहे हैं बैठ के कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं बैठ के जो हमने वो पढ़ा था अभी, पिछले जो टॉपिक्स पढ़े हैं जो हमें आने नहीं चाहिए, और आप वो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिमाग लगाया, ये छोड़ दिया 935 वाला, और पेपर में आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज किया और सोचा कि भाई मेरे को ये नहीं आते हैं, कौन से, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, जो हमने ये पढ़ा था, ये वाला बुद्धा वाला, यहां मेरे को ये नहीं आता था, ये नहीं आता था तो प्रॉब्लम है। कॉर्नवालिस वाला, रिवायतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, ये भी आना चाहिए था, ये पेपर में बार बार आए हुए हैं। तो ये डॉट बॉल नहीं है, सिक्सर है ये, तो इसमें आपको 6 मारना है, ना कि डॉट बॉल देनी है। अगर यहां डॉट दे रहे हैं फिर प्रॉब्लम है, पर अगर आप यहां सिक्सर मारने की कोशिश कर रहे हैं इन वाले क्वेश्चंस में, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इन वाले क्वेश्चन में सिक्सर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने निकाल लिया था, पर इसमें सिक्सर वाला क्वेश्चन है नहीं है, ये स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो पैटर्न बन ही नहीं रहा है जो मैंने आपको बताया है। और आपको ये पता लग गया है कि भाई पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जब इंडिया में बाहर से पावर्स आ रही थी, पोर्तुगीज, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब वो आई थी उन्होंने आके क्या क्या किया था। एक थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो है कैसे कैसे फॉरेन पावर्स इंडिया में आई, उसके रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वो पता होनी चाहिए। वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पोर्तुगीज के बारे में पहले बहुत क्वेश्चन आया कि पोर्तुगीज के कौन से कमांडर थे, अगले पेपर में भी आया हुआ है, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है। तो ये भी आपको थीम पढ़नी है, पर पढ़ने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ के तो पक्का जानी है, क्योंकि ये हिस्ट्री है कि पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते थे, यहां पे सिक्सर नहीं मारना है, पर जहां पे मारना था, यहां पे जैसे यहां पे मारना था, ये यहां पे सिक्सर था, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेस पे यहां पे सिक्सर था, ये इनको नहीं छोड़ना है आपको। यहां ये छोड़ने कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ी है नियोलिथिक साइट्स, लेट्स सपोज आपने इनाम गांव या चंद्रकेतुगढ़ पीवाईक्यू में पढ़े थे, आपने निकाल लिए, 50-50 पहुंच गए, बस ठीक है। हाँ, अगर आपने नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट पढ़ी हैं और आपको वहां पे रिकॉल नहीं हो रही है, मान लो, या ये वाली साइट ही नहीं पढ़ी है आपने मेगालिथिक में, फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना भाई। बहुत सारी मेगालिथिक साइट्स हैं, पर ट्राई करें, आपको पढ़नी है मेगालिथिक साइट्स और याद करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है,
पर ये कि पढ़ा ही नहीं है, ये थीम पता ही नहीं था कि मैग्लिफिक साइट पढ़नी है, कि चंद्रकेतुगढ़ पढ़नी है, इनाम गांव पढ़नी है, फिर गलत काम है। पर ट्राई करें कि पढ़ने के बाद रिकॉल भी हो जाए। और ये पॉसिबल नहीं है कि आपने न्यूरोलॉजिक साइट्स पढ़ी, आपने सारी पढ़ ली, आपने पढ़ा मैंने न्यूरोलॉजिक टॉपिक पढ़ लिया है, ये साइट्स हैं, ये फीचर्स हैं, अब पूछी कोई यूनिक सी जो बुक में है ही नहीं है, फिर आप कैसे कर लेंगे? तो उनको स्किप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो टॉपिक्स थीम्स तो तैयार हो, जो पेपर में स्टेटमेंट बनी है, अगर वो बुक में है, स्टैंडर्ड बुक में आपकी लक्ष्मीकांत में है, स्पेक्ट्रम में है, फिर तो आनी चाहिए। उससे बाहर है फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करते हैं जो क्वेश्चन बुक से बाहर है उस पर फोकस कर रहे हैं, वो तो गेम का पार्ट ही नहीं है क्वेश्चन। अब इसमें देखें जो 62 क्वेश्चन है, 1935 एक्ट में पढ़ते हैं, पहले भी आ चुका है, फेडरेशन बनी थी, कोई डाउट नहीं है इसमें। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। जो हमारे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे एंड प्रिंसली स्टेट में क्या बनेगी? फेडरेशन बनेगी। ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया था, बिल्कुल सही। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। अब मुझे बताएं, पावर हमने क्या फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी थी, और कुछ पावर कौन रखेगा? गवर्नर जनरल, यही होगा ना भाई। 1935 आया, अभी 47 नहीं आया है, अभी भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा किस पे? इंडिया पे। हम पावर दे रहे हैं, हमने देखा 1909 एक्ट में, 19 एक्ट में, 1935 एक्ट में, यहां जाते जाते इंडियंस ज्यादा इंवॉल्व हो रहे थे। कहां पे? स्टेट लेजिस्लेचर में और फेडरल लेजिस्लेचर में। और पावर को दिया जा रहा था स्टेट्स को और फेडरल को, पर कुछ पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी, जैसे कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। ये क्यों पावर देंगे हम फेडरल लेजिस्लेचर को? ये तो अभी किसके हाथ में होगा? डिफेंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं तो डिफेंस भी उनके हाथ में होगा। तो लॉजिक बोलता है कि ये पावर तो इंडियंस को नहीं देंगे, किसके पास रखेंगे? गवर्नर जनरल के पास रखेंगे। तो यहां पे आंसर क्या है? फेडरल लेजिस्लेचर नहीं है, क्या है? गवर्नर जनरल। दैट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। तो दैट इज लॉजिकल कि ये किसके पास होंगे? गवर्नर जनरल के पास होंगे। और ये लिखा हुआ क्या है? इलॉजिकल है। तो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स शुड बी विद द गवर्नर जनरल इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। जो लिखी है वो क्या है? लॉजिकल है। तो पहला सही हो गया, आंसर इज ए। ऐसे निकालना है इसको 35 वाले एक्ट को। कुछ फिलॉसफीज, कुछ आइडियाज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ फैक्ट्स, सबका मिक्सचर है ये। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रिब्यूटेड टू भास? भाषा भाई 5 4 हैं ये। अब आपका काम है इन चारों प्ले राइट को, जो भी प्लेस हैं, आप रिसर्च करें। पीवाई क्यों है ना, लेवल 2 एनालिसिस करें, देखें कौन बंदे ने लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये 2 3 चीजें इसके बारे में पढ़ें, कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है। पर आपको ये तो पता ना कि नाट्य शास्त्र इस भारत मुनि, ये तो पढ़ते हैं, म्यूजिक पढ़ते हैं, भारत मुनि से एसोसिएटेड है नाट्य शास्त्र। और महाभाष्य आप पढ़ते हैं, पतंजलि, ये तो पढ़ते हैं, कॉमन नेम है भैया। तो ये मत करना है भाषा है और ये महाभाष्य भाषा मिल रहा है, हो गया, ये मत कर देना। पढ़ते हैं हम, महाभाष्य इज एसोसिएटेड विद पतंजलि। 2 तो गए, ये भी गया और ये भी गया, क्या बचा? ए और सी। कुछ भी मार्क कर दें, बाकी आप नहीं कर पाएंगे। एक काम कर सकते हैं आप, एक काम कर सकते हैं इसमें, और जैसे ए और सी पहुंच गए आप, ए और सी में से आंसर होगा 50-50, आप पहुंच गए हैं। अगर आपने हिस्ट्री की बेसिक नॉलेज है, 50-50 पहुंच गए हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये 2 वर्ड बचे हैं, कौन से? एक है कावल्यनकारा, एक है माध्यम व्ययोग। माध्यम व्ययोग एंड कावल्यनकारा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये दोनों वर्ड याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपके एक नॉलेज, एक लेवल की और एनालिसिस होगा, वो क्या है ये देखें। अब आपको वर्ड क्या है? वर्ड मतलब बंदा कौन है? अगर आपको इतना पता है, भाषा, अगर आपको ये पता है कि जो बंदे हैं ये कौन से सेंचुरी के हैं और किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, जैसे हम देखते हैं ना, ये जो बंदे हैं किस रिलीजन से एसोसिएटेड, अगर आपको ये पता होता, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं हमारे पास ये फैक्ट है, तो भाषा इज द अर्लीस्ट इंडियन प्ले राइट्स इन संस्कृत प्रीडेटिंग कालिदास, हम छोड़ देंगे। अब इनका जो रिलीजन किसके एसोसिएटेड है, तो आपको पता लगेगा कि भाषा डेट ऑफ बर्थ इज अनसर्टन, ही लाइकली विजिट द अश्वघोष की टाइम के 1st-2nd सेंचुरी, इनका पता ही नहीं हमें। अब हमें, अगर आपको भाषा के जरिए लिखा गया ना, ये देखो प्लेस कौन से हैं महाभारत पे,
इन्होंने रामायण पे प्लेस लिखी हैं 3, महाभारत पे लिखी हैं, और महाभारत वाला कौन सा है, मध्यम व्यय योग। और एक है रामायण वाले, उसमें क्या है देखो, ये प्रतिमा नाटक, या अगली बार क्या आ सकता है, उर्भंग या दूत वाक्य, ये सारे हैं। आपको 5-6 याद कर लिए कि भाष के मैंने 5-7 याद कर लिए। अगर उसके बाद पेपर में आता है अगली बार, तो आपने इनके 5-6 फीचर याद कर लिए जो मैंने आपको बताया। किस लेवल का एनालिसिस है, लेवल 2 एनालिसिस। बट हाँ, ये पता लग गया है हमें कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम ए और सी पे पहुंच पाएंगे। और मैं अगली बार के लिए भाषा के बाकी प्ले राइट्स याद करूंगा, पर हमें यहां पे ए हो सकता है या सी हो सकता है। अब इसमें क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और सी, रिस्क लेना बनता है। 50-50 वाले को ना छोड़ें, अपने हिसाब से, मन के हिसाब से मारें, जैसे मर्जी मारें। कोई लॉजिक बनता है उसके हिसाब से मारें, पर मारें पक्का। आंसर इसका सी है, अभी देख लिया हमने, पर ये करना पड़ेगा आपको। अगर आप पहले दोनों को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, जो कि बड़े लॉजिकल हैं, ये बुक्स आप पढ़ते पढ़ते हैं, महाभाष्य है, नाट्य शास्त्र। अगला देखें, संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century, वाज द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन। कौन सी कमेंट्री की इन्होंने, आप कहां से बता देंगे। पर आपको ये पता लग गया है कि भाई बुद्धिस्ट के बंदे की बुक्स पूछी जाती हैं। तो बुद्धिज्म में आपको पढ़ना है डिफरेंट सब स्कूल्स, उनके स्कॉलर्स, उनके फॉलोअर्स, उनके वर्क्स, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। अब आपको अगर मैं बताएं, इसका जो आंसर है वो है, इसका जो आंसर है वो है सर्वस्ति बदा विनय। अब ये पहले पूछा हुआ है कौन सा, प्रजन परमिता सूत्र, पीवाईक्यू है ये वर्ड पूछा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है। तो यहां ये पीवाईक्यू से निकाल पाते हैं आप। ये है सरस्वती सदा विनय। आप 63 क्वेश्चन और 64 छोड़ भी सकते हैं डॉट बॉल, पर 63 क्योंकि 50-50 पहुंच पा रहे हैं तो सॉल्व करें। 64 करते तो तीनों में डाउट आता, तो आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। पर 63 और 64 आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप सही करेक्ट करके आए। हाँ, प्रोबेबिलिटी लगा के आए, वो आपसे एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे 33% लगी, वहां पे 50 लगेगी। रिस्क लेना है ले लें, पर ट्राई करें इसको छोड़ के वो कर देते हैं, ये आप नहीं कर पाएंगे। ये आप तभी कर पाते जब आपने बुद्धिज्म जाने को डिटेल में पढ़ा होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65। अब ये तो बड़ा फैक्चुअल था। उसी क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को इन 2023। पिछले साल 24 का पेपर है, 23 में कौन कौन सी ऐड की। आपको पता है कि ये शांति निकेतन एंड sacred ensembles of Hoysalas, these 2 are the options। बस याद रखना, ये पढ़ लेते। 23 में पूछा है। कई बच्चे कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट सारी ही हैं, ऑल 4 पूछा है। 23 में कौन सी ऐड की हैं, करंट अफेयर बेस्ड है, बिल्कुल नॉलेजेबल है। इसमें क्या ही याद करें, आप पढ़ के जाते होते हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट भी और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। अगला है 66 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 66 क्वेश्चन, एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। भाई संविधान को अमेंड करना है ना, तो आपने कोई नई चीज ऐड कर दी, आपने कोई चीज हटा दी, रिपील कर दी, आपने कोई चीज में चेंजेस कर दिए, तो ऑल 3 आर द वेज। तीनों से संविधान क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तीनों तरीके हैं चेंज के। और अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल 3 आर करेक्ट। इसमें क्या दिक्कत है, पता नहीं क्यों पूछा ही क्यों है। बस आइडिया कि चेंज का मतलब क्या होता है। इंग्लिश पूछा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, ना कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो कई क्वेश्चन पॉलिटी में आ जाते हैं पर वो इंग्लिश जैसे होते हैं। सेम इकोनॉमिक्स में आते हैं पर वो है क्या, बिल्कुल इंग्लिश जैसे हैं कि इंग्लिश का मतलब, वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स दी 67th नंबर क्वेश्चन। अब इसको देखें 67 को, इसको कैसे करना है। तो देख रहे हैं कि हमें इन तरीकों से अपने एल्गोरिदम को बनाना है। अब 67 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। 5 नाम है और पता है 5 नाम आगे 5 सही नहीं होंगे और ऑप्शन में 5 सही है भी नहीं है। फायदा ही क्या भाई, एग्जामिनर को ये समझे बहुत ही कम क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे वो गलत ऑप्शन सेट कर सकता है, और जहां 5 कर रहा है वहां तो गलत करेगा नहीं, तो कहां पे करेगा भाई। तो 5 वाली 5 सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rate or aging population? जहां पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही, एज हो रही है। नंबर मतलब जो
एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, बर्थ रेट कम है। पहला नाम तो आपको खटकता है कौन सा? जापान। 500 बार सुनते हैं हम, आ गया है, लोग बड़े बूढ़े हो रहे हैं। तो एक तो जापान हो गया, आंसर क्या? 2 2 तो है ही, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 है साथ में, 4 तो गिफ्ट में आ गया है, साउथ कोरिया अपने आप आ गया। पूछने की जो, अब वहां दिमाग ना लगाएं, जापान है तो क्या, साउथ कोरिया तो अपने गिफ्ट में आया है ऑप्शंस में। आपने देखा साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी है, नाइजीरिया में तो नहीं है, ना साउथ अफ्रीका में है। अब इटली क्या है? यूरोपियन कंट्री है, यहां पॉपुलेशन ऐसे तो नहीं होगी, बढ़ रही होगी बहुत ज्यादा, मतलब बर्थ रेट तो कम ही होगा यहाँ पे। अब एजिंग है कि नहीं है, हम सब लेते हैं जापान भी डेवलप्ड है, मतलब डेवलप्ड है, ये भी, तो इसके भी चांसेस हैं कि ये किस साइड ज्यादा होगी, इस साइड ज्यादा होगी या उल्टी साइड ज्यादा होगी। तो मेरी कहने का मतलब, मेरी प्रोबेबिलिटी है कि 80% चांस है, 70% चांस है कि दिस कंट्री विल आल्सो बी हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन बिकॉज इट इज आल्सो अ डेवलप्ड वन। तो मैं तो ए लगा के आऊंगा इसका, और आंसर है भी ए। ये नहीं सोचना कि जान के खेला होगा, ऐसे नहीं गलत करना है कि भाई इटली है पक्का, इनको लग रहा होगा कि इटली यूरोप में है, बच्चे सोचेंगे हाँ पॉपुलेशन यहाँ पे एजिंग हो रही है, पर होगी नहीं, इसलिए यूपीएससी ने गलत दिया, आंसर क्या लगाऊंगा? 2 और 4। ऐसे नहीं करना है, लॉजिक नहीं छोड़ने हैं। मान लो इटली ऑप्शन ना भी होता, आंसर क्या होता? 2 और 4, पर यू विल गो बाय 1, 2 और 4 बिकॉज आर एल्गोरिदम, आर पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन लॉजिक्स दैट वी विल नॉट चेंज इन द एंटायर पेपर। तो जो लॉजिक है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे 10 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो 30 सही भी होंगे। तो ये नहीं सोचना कि उस 10 जो गलत हो रहे हैं उसको भी सही कर दें, फिर बाकी 30 जो सही हो रहे थे वो भी गलत हो जाएंगे। तो दिस शुड नॉट बी द केस। तो हमारा लॉजिक बोल रहा है ये सही होगा, हमारा आंसर सही हो गया है। अगर ना भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा पैटर्न तो वही रहेगा ना, यू हैव टू गो विद दैट पैटर्न। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम पढ़ रहे हैं आज के सेशन में। इन टुमारोज क्लास वी विल कंप्लीट द पेपर 2024। आई होप ये 5 सेशन से आपका बेस बन रहा होगा कि क्या है दम सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, एंड वी विल कंटिन्यू विद अदर पेपर्स 23, 22, but have that patience, and this exercise is going to help you if that it is helping you in any sense. So please comment, like, so that we can also see what is the response, so that we can put more efforts and be little engaged one by mentioning in the comments your doubts, so that हमारा जो पैटर्न है वो आपको भी एक्सेप्टेबल हो। So thank you so much, we'll see you soon in the next session tomorrow.